हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए हम शुरू करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। लास्ट टाइम हमने देखा जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम मेरिट टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था एक बार रिवीजन करके देखते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उस पर जब हम इम्पल्स इनपुट देते हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ हमारा जो था वो इस तरीके का था। इसके बाद हमने क्या किया, स्टेप इनपुट दिया तो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स आया। जो स्टेप रिस्पॉन्स हमारा था, यूनिट स्टेप हमने अप्लाई किया था तो हमारा जो स्टेप रिस्पॉन्स था कुछ इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, इसमें हमने तीन चीज़ें देखी थी। एक हमारा टाइम कांस्टेंट था। टाइम कांस्टेंट पे ये 63% वैल्यू अपनी फाइनल वैल्यू का 63% हो जाता है। फिर एक डिले टाइम था, टीडी था। डिले टाइम जो हमारा था वो 50% अपनी फाइनल वैल्यू का रीच हो जाता है। फिर एक राइज टाइम था। राइज टाइम जो था हमारा 10% से 90% के बीच में जो टाइम टेकन होता है, मतलब 10% अपनी फाइनल वैल्यू से 90% अपनी फाइनल वैल्यू को, उसको टी टी राइज टाइम कहते हैं। फिर सेटलिंग टाइम जो होता है 40 हो जाता है। ठीक है, हमने बोला था कि ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, हमें दो तीन पैरामीटर्स जो हमारे थे, एक तो हमारा था डिले टाइम था टीडी, और एक राइज टाइम था, और एक सेटलिंग टाइम था। एक एरर थी स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट का मतलब है जब टाइम हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब बहुत टाइम के बाद में जो हमारी एरर होती है। मतलब एरर बोले तो हमारा जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही एरर सिग्नल है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो हम रेफरेंस इनपुट देते हैं वही हमारा आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा स्टडी स्टेट एरर हो जाती है। तो हमने बोला था कि ये जो तीन पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर सिस्टम के इंटरनल जो कंपोनेंट हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ये सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम के साथ साथ ये इनपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज जो थी, हमने बोला था जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रीड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.7। ठीक है, आर की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी तो 2.2 हो जाती है, इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। सब में हमें टाइम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे थे, जो इनपुट है ये हमारा क्या था, इसमें स्टेप इनपुट था। स्टेप इनपुट के केस में हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला क्योंकि इनपुट पे डिपेंड करती है अल्टीमेटली। तो हम आगे हमने ये तीन मेरिट हमारी जो सिस्टम की थी वो हमने देख लिया। मतलब ये जो होता है, जितना जितना टाइम बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लैगनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अगर जो राइज टाइम ज़्यादा है तो 1 एक्यूरेसी। ठीक है, एरर जो होती है हमारी, सॉरी, ये हमारा स्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, एरर हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी को बताती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी होती है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और ये पैरामीटर्स कभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आएगा तो ये चीज़ें हमें कॉमन हो जाती हैं। अब हमारा जो टेस्ट सिग्नल है, हम देखेंगे कि टेस्ट सिग्नल अगर जो हमने चेंज किया तो हम ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम याद ही कर लेंगे, या फिर हम सिंपल सा ज़्यादा कुछ ना जाते हुए हम हल्का सा ही यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर जो रैंप अप्लाई करते हैं और पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमने रैंप अप्लाई किया है सिस्टम पे तो हमारा स्टेप रैंप जो है यूनिट रैंप है। यूनिट रैंप जो होगा हमारा, उसका क्या होगा, टी यू टी हमारा स्टेप यूनिट रैंप सिग्नल हमने अप्लाई किया सिस्टम पे। यूनिट रैंप है तो इसका लाप्लास डोमेन जो निकालेंगे 1/s² हो जाएगा। ठीक है, 1/s² हो जाएगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, 1/1+s+t और इंटू 1/s²। इसको जब हम फैक्टर अलग अलग ब्रेक करेंगे ये दोनों पार्ट को, तो उसके बाद हम अगर जो सी टी निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं या मैथमेटिकली है, ज़्यादा कुछ डिटेल में ना जाते हुए, ये आएगा टी। मतलब हमारा सिस्टम जो है वो टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो टी माइनस
हमारा आएगा टी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर यू टी। ये हमारा जब रैंप लगाएंगे तो रैंप रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। रैंप रिस्पॉन्स से आने के बाद में अगर जो हम क्या करते हैं एरर निकालते हैं, हम उन पैरामीटर्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, सिंपली हम एरर की बात करेंगे, ESS की बात करेंगे। तो हमारा आर टी माइनस यू टी होता है। आर टी हमने क्या लगाया था, आर ऑफ टी, स्मॉल आर ऑफ टी, ठीक है। तो आर टी माइनस सी टी, स्मॉल सी टी। एक चीज़ है, जब हम टाइम डोमेन में बात करते हैं तो स्मॉल लेटर लिखते हैं, और यही जब एस डोमेन में हो जाता है तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, हमने क्या किया, जो हमारा एस ऑफ, ठीक है, आर ऑफ टी था, तो इसमें ये टी टी रखेंगे तो ये टी टी क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा इसको हम करके देखते हैं, टी यू टी था और माइनस टी यू टी, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और ये हो जाएगा प्लस टी ब्रैकेट में ई ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और यू टी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटली जो हमारा एरर होगी, एरर कितनी होगी, एरर जो होगी ये पोर्शन बचेगा, तो ये कितना है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और फिर यू टी, ये हो जाता है। तो अगर जो हम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी बात करते हैं, ठीक है, ई ऑफ एस एस बात करते हैं स्टडी स्टेट में, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, सॉरी ये इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, बचेगा टी यू टी, दैट मीन्स टी बचेगा, ठीक है। मतलब अगर जो हम स्टेप की बात करते हैं, स्टेप यूनिट की, सॉरी यूनिट रैम्प की, तो यूनिट रैम्प के केस में हमारी एरर क्या होगी, हमारी एरर जो आई वो आई टी आई। तो दूसरी बात, अब पैराबोलिक के केस में हम देख लेते हैं, ठीक है। जब पैराबोलिक के केस में हमारा जो पैराबोलिक इनपुट होगा वो होगा टी स्क्वायर बाई 2 और यू टी, ये होगा आर ऑफ टी। आर ऑफ टी ये हो जाता है तो इसका लाप्लास जो होता है 1/s³ हो जाता है, ठीक है। तो ई ऑफ एस एस जो है हमारा, पहले तो हम सी ऑफ एस फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एस ऑफ टी 1/s³। इसको जब हम अलग करेंगे उसके बाद में जब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो सी ऑफ टी जो होगा टी बाई 2 और माइनस, ठीक है, टी ब्रैकेट के अंदर टी माइनस और टी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, ठीक है, टोटल ब्रैकेट बंद होगा और बाहर यू टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हमें सी ऑफ टी निकला है तो एरर हमारा कितना हो जाएगा, आर ऑफ टी के साथ जब माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन बचेगा, क्योंकि आर ऑफ टी जब सी ऑफ टी से माइनस करेंगे, सी ऑफ टी आर ऑफ टी से माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा। ये कितना है टी माइनस टी और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और यू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमें ई ऑफ एस एस निकालना होगा तो एट टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा या ई टी बराबर इन्फिनिटी होगा, तो ये टी तो टी रहेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस होगा, टी होगा 1 माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है, बाहर यू टी हो जाएगा, ये 1 1 0 हो जाएगा, ये पोर्शन तो 0 है और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस 0 जो होता है बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। जो हमारी एरर है टी टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, पैराबोलिक के केस में इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था दैट इज स्टेबल सिस्टम। अब हमने क्या किया, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर ली हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, ठीक है, हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर ली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम थोड़ा सा हम तेज जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, हाँ, अब जो जो चीज़ें हमें समझनी थी वो हमने समझ ली। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो हमारा था, हमने सर्किट जो एक शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पे बनाते हैं, फिर आगे तुरंत बढ़ते हैं। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया था कुछ इस टाइप का सिस्टम लिया था, आर और सी, जो हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन आया था 1/1 प्लस एस आर सी आया था, ठीक है, तो इसको हमने टी मान लिया था, ठीक है। फिर जब हमने इम्पल्स इनपुट दिया, इम्पल्स इनपुट देने पे हमने क्या किया, इम्पल्स इसमें अप्लाई कर दिया, तो इम्पल्स अप्लाई करने पे जो हमारा सिस्टम का वो रिस्पॉन्स आया सी ऑफ टी आया 1/t 1 माइनस 1/t ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और यू टी आया था, ठीक है। जब हमने इसको ड्रॉ किया था, ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद में यहाँ पे टाइम था, और जब इसको हमने टाइम पे देखा था तो इसकी वैल्यू 0.639 करके ए की वैल्यू थी। इसको हमने ए अज्यूम किया था, ये ए पोर्शन था, ठीक है, ये टी था। तो कुल मिला के जब हमने इम्पल्स दिया तो ये देखा कि ये सिस्टम क्या था, स्टेबल था। इसके बाद हमने जब इनपुट पे यूनिट स्टेप अप्लाई किया, तो जब यूनिट स्टेप अप्लाई किया तो सिस्टम का जो हमारा रिस्पॉन्स आया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टी और यू टी आया था, ठीक है। ठीक है, ये आया था। इसमें हमने देखा ये स्टडी स्टेट को डिनोट कर रहा था, दिस इज फॉर स्टडी स्टेट, और ये दिस इज फॉर ट्रांजिशन, ट्रांजिट था, ये ट्रांजिट था। ये कुछ टाइम के बाद डाइड आउट हो जाता। तो हमने जब डायग्राम इसका बनाया तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बना था, ये था, ठीक है, ये वैल्यू 1 थी और ये, ठीक है, कुछ जाके इन्फिनिटी पे हमारा इसको मीट आउट हो रहा था, ठीक है। जो हमारा टी था, हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट करके टी बराबर 0 रखा तो हमारा जो स्लोप आया इसका 1/t था। तो हमने टी पे इसको देखा तो यहाँ पे टी का इसकी जो वैल्यू थी वो 6.639 थी। उसके बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें जैसे डिले टाइम देखा, फिर राइज टाइम देखा, फिर सेटलिंग टाइम देखा, ठीक है। इसके बाद सेटलिंग टाइम जो हमने डिफाइन किया 2% टॉलरेंस बैंड पे डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसकी स्टडी स्टेट एरर देखी। तो जो हमने मेन चीज़ें देखी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, वो फार्मूला क्या था, जो टी था हमारा, अगर जो हमारा टी जो था, अगर जो हमारा लो पास फिल्टर था तो वो उसकी वैल्यू आरसी थी, ठीक है। ये चेंज होती रहेगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं ये फाइनल है, टी ऐसा था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा टी डी देखा, टी आर देखा, टी एस देखा, ई एस एस देखा। ई एस एस हमने 3 देखे, वो देख लेते हैं। तो हमने जो ये देखा 0.7 टी देखा, ठीक, इसको देखा 2.2 टी देखा, इसको 4 टी देखा, इसको 0 देखा, टी देखा, इन्फिनिटी देखा। ये स्टेप पे स्टेप लगाया, ये रैंप लगाया, इसको ऐसे बनाते हैं, ये स्टेप है, ये रैंप पे देखा और ये पैराबोला के केस में देखा। बस इतनी चीज़ें हमें ये फर्स्ट ऑर्डर की याद रख के चलनी है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ही अपना सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंट्रोल सिस्टम। अगर जो ये हम समझ गए यहाँ से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से डैम्पिंग फैक्टर के बारे में सीखेंगे, और यहाँ से ही हम देखेंगे कि हमने सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज किया तो सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हुई। अभी ना तो हम ऑसिलेशन का देख रहे थे, अभी सिस्टम में कुछ ऑसिलेशंस आ जाते हैं तो हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, नीचे से लिखते हैं थोड़ा सा, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे, यहाँ से ही हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाले हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का देखा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने 3-4 चीज़ें देखी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज स्टेबल था, और ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले सेकंड ऑर्डर सिस्टम को ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, आरएलसी सर्किट हमारा बना के देखते हैं। तो हमारा पहले वाले सिस्टम में क्या था कि हमारा एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगा दे, एल और सी, ठीक, ये हमारा था आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर जो हम आउटपुट क्या कर रहे हैं, वी नॉट, ठीक है, या सी टी, अभी हम वोल्टेज और करंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बस आउटपुट लिया, इट में भी वोल्टेज, इट में भी करंट, ये आर रेफरेंस इनपुट आर दे दिया, स्मॉल आर टी,
ठीक है, स्मॉल आर टी। इतनी बात क्लियर हुई कि हम इंडक्टर यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ कैपेसिटर लगा सकते थे, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ले सकते थे, या फिर हम यहाँ के क्रॉस वोल्टेज आउटपुट पे लेते हैं। तो हम एल के क्रॉस नहीं लेंगे क्योंकि वो हाई पास फिल्टर बनाएगा, हम लो पास फिल्टर को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि लो पास फिल्टर हमारा जो है उसकी वजह से नॉइस का जो रोल होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम एस डोमेन में लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा क्या होगा, इसको एस डोमेन में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एल एस। ठीक है, ये हो जाता है 1/CS। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, C, अब ये CS हो जाएगा। ठीक है, ये R(S) हो जाएगा। तो ये वाला इंपेडेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R+LS। ठीक है, तो इसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे थे, तो C(S) बटे R(S) क्या होगा, 1/CS बटे R+LS, मतलब Z2 बटे Z1 प्लस Z2, तो ये था Z1 और प्लस 1/CS हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो जाएगा RCS प्लस का LC, ठीक है, S² प्लस का 1, ये 1/CS इधर होगा, CS इधर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं C(S) बटे R(S) जो हमारा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 1/, ठीक है, LCS² प्लस का RCS प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LC कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये LC कॉमन लेंगे, LC हमने कॉमन किया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, S² प्लस का L और C कॉमन गया, C तो था, L था नहीं, तो R/LS प्लस का 1/LC। ठीक है, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर जो हमारा RLC सर्किट है तो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड ω/N। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज मीनिंग दैट इट हैव सम नेचुरल ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ पर हम इनपुट लगाते हैं तो ये अगर जो आउटपुट लेंगे तो एक नेचुरली मतलब फ्लक्चुएशंस होंगे उस आउटपुट में। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ω/N। तो इसकी वैल्यू जो होती है RLC सर्किट के केस में 1/√LC होती है, ये हमें पता है। ठीक है, 1/√LC। ठीक है, तो और अगर जो इसको हम जीटा माने, जीटा बराबर क्या है, R/2। ठीक है, जीटा बराबर R/2√C/L। ठीक है, अभी इसको बहुत अच्छे से, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तभी जाके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर जो जीटा मान लेते हैं तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो 1/LC का क्या होगा, ω/N² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो C(S) बराबर बटे R(S) जो होगा, ये हो जाएगा ω/N² बटे S² प्लस का 2ζ ω/N(S) प्लस का ω/N²। ठीक है, ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो हमारा था, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में R था, C था, तो जब नीचे हमारा 1/1 प्लस SRC बना था तो इसको हमने टाइम कांस्टेंट दे दिया था। ठीक है, वैसे ही जब हमारा RLC सर्किट होता है तो उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ω/N होती है। ठीक है, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, जैसे इनपुट दिया तो उसमें कुछ ऑसिलेशंस आएंगे, वो नेचुरली
नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, एक डैम्पिंग होता है उसमें, जैसे आर की वजह से एक डैम्पिंग हुआ, तो जो डैम्पिंग फैक्टर होता है इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी होता है, ये डैम्पिंग रेशियो होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। अगर जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कोई इक्वेशंस बनेगी तो वो ये होगी। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होगा उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है ओमेगा एन स्क्वायर 1 अपान ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी। हमने लो पास फिल्टर को फॉलो किया और जाके हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्रॉ की। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये थी। अब इसी स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लेते हुए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक चीज देखते हैं। ठीक है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आर जितना, मतलब अब यहाँ पे देखा कि हमारा एक ओमेगा एन का फैक्टर आ गया, मतलब एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ गई सर्किट में। इट मीन्स कि एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑल अदर सिस्टम्स आर और हैविंग ऑसिलेशंस। इट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था हमारा, उसको छोड़कर उसमें किसी भी टाइप का कोई ऑसिलेशंस नहीं थे, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड ऑनवर्ड्स बात करते हैं तो उनके पास एक नेचुरल ऑसिलेशंस फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे हम जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे हम गए तो हमने देखा कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की हमारी इक्वेशंस थी उसमें एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी। ठीक है, और ठीक है, दीज ऑसिलेशंस आर किल ग्रेजुअली बाई दिस प्रोसेस कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। और इसमें ऑसिलेशंस होते हैं, जैसे हमने क्या किया, इनपुट लगाया और वो ऑसिलेशंस एक उनको किल करने के लिए चीज होती है। जैसे अगर जो हम आर ना होता है इसमें, तो जो इसके ऑसिलेशंस होते वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो कभी डाई आउट नहीं होते। तो आर की वजह से इसमें डैम्प हो गया सिस्टम, ये डैम्प हो गया। अभी जैसे कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे लगाया स्प्रिंग, एक लगा दिया मास। ठीक है, एक लगा दिया यहाँ पे मास, यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये लगा दिया मास के स्प्रिंग। हम मैकेनिकल सिस्टम से समझते हैं, तो अगर जो हम इसको ऐसे खींच के छोड़ देते हैं तो ये क्या करता, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता, क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो थी उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस होता है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है, इसमें रेजिस्टेंस इसके इंटरनल उसमें होता है, इंटरनली इसमें प्रेजेंट है, कुछ डैम्पिंग फैक्टर इसमें प्रेजेंट है। वैसे ही अगर जो हम आरएलसी सर्किट लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक एल ले लिया, एक सी ले लिया, तो ये एक तरीके से आइडियल ऑसिलेटरी सर्किट है। मतलब इसमें अगर जो हम एक इनपुट लगा देंगे, ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस इसमें आ जाएंगे जो कि एक ऑसिलेटरी इन नेचर होगा। ठीक है, मतलब वो जो हमारे होंगे वो मार्जिनली ऑसिलेशंस होंगे, मतलब किल्ड नहीं होंगे, डैम्प नहीं होंगे और डाइंग टाइप नहीं होंगे। तो ये ऑसिलेशंस कंटिन्यू चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये आइडियली है, इस प्रैक्टिकली जो होता है एल जो है आर के साथ ही एग्जिस्ट करता है, सी का भी कोई अपना एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इट मीन्स सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है, वो हमें अगर जो नहीं दिखता है, बट एल ऑलवेज आइडियली एल कंसिडर्ड करते हैं, बट प्रैक्टिकल केस में हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आर लेकिन हम लगाते हैं, आर हमारा एज ए डैम्पिंग फैक्टर है और इस डैम्पिंग फैक्टर का रोल हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। विदाउट द डैम्पर सिस्टम कंट्रोल हो ही नहीं सकता था, सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर का रोल था। अब आगे हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि अगर जो हमारा सपोज दैट, इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब हम आगे चलते हैं और सीधा हम डैम्पिंग मेथड्स की बात करते हैं, डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है। अब इसको हम रफ करते हैं और सीधा हम उठाते हैं कि हमारा जो कंट्रोल सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, अभी तक कि हमने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ एक चीज़ सीखी कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी जो ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसका जो ट्रांसफर फंक्शन था
ठीक है, वो ट्रांसफर फंक्शन जो था वो है ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो था वो हमने नोट डाउन कर लिया। जैसे हमने किया क्या कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमने ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन जो था उसका डिनोमिनेटर पार्ट हमारा जो था, डिनोमिनेटर पार्ट को हम लिख रहे थे कि जो हमारा सी एच इक्वेशंस है, तो हम यहाँ पे क्या है सी एच इक्वेशंस लिख लेंगे, एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन, ठीक है। अब जो हमारी पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आई है इसकी रूट निकालेंगे, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा जो अगर जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस है, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर है उसका देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, क्या हो गया भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी है, तो इसके जो रूट्स होंगे एक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी स्क्वायर, नहीं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो रूट्स होते हैं वो हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो जो s के रूट्स होंगे इसको रफ करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जो रूट्स होंगे s बराबर क्या होगा माइनस का 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 जीटा ओमेगा एन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए है 1 और ओमेगा एन स्क्वायर बटे 2a, ठीक है, 2 1। तो इसको हम फिर आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2 जीटा, इसको देखते हैं तो माइनस का 2 जीटा ओमेगा एन, इसमें से क्या होगा 2 जीटा ओमेगा एन, इधर से ये 4 जीटा, इसमें 2 ओमेगा एन ये बाहर आ जाएगा, ये क्योंकि 4 और ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा, 4 ओमेगा एन स्क्वायर इधर भी मिलता है तो 2 ओमेगा एन बाहर आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा रूट जीटा स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, बटे 2, ठीक है। तो 2 2 2 इसका फाइनल क्या है माइनस का जीटा ओमेगा एन, और ये प्लस माइनस था यहाँ पे, प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। इसको रफ कर देते हैं हम तुरंत, ये एस की वैल्यू है यही, ये सारा कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट हम हटाते हैं यहाँ से और सीधा हम लिखते हैं जो हमारा s आएगा, s की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस का जीटा ओमेगा एन और प्लस माइनस अंडर ओमेगा एन और अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब जीटा के कई सारे केस हो सकते हैं, वो जीटा के केस हम यहाँ पे देखते हैं। पहला केस क्या होगा, अगर जो इफ जीटा बराबर 0 है, इसको बोलते क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी तो s की जो रूट्स आएंगे, अगर जो 0 है ये 0 हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, ये 0 हो गया, माइनस का 1 बचा, रूट ऑफ माइनस 1 होता है j, तो प्लस माइनस j ओमेगा एन हो जाएगा। पहला केस ये हो जाएगा, ग्रीन से हमने देखा। दूसरा केस क्या हो जाएगा, लेट अगर जो 0 से लेके जीटा ओमेगा एन तक जाता है तो s की वैल्यूज क्या होंगी, तो जो हमारा s होगा उसका वैल्यू होगा माइनस का जीटा ओमेगा एन, क्योंकि और प्लस माइनस अगर जो इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा j ओमेगा एन, ठीक है, और रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और तीसरा केस हमारा जो बनेगा, तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या बनेगा, अगर जो जीटा 1 ही हो जाए, तो जीटा जब 1 हो जाएगा तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा एन बचेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू केवल s की वैल्यू जो होगी माइनस ओमेगा एन, जब ये दो घातीय समीकरण है तो माइनस का ओमेगा एन होगी, दूसरा रूट भी माइनस का ओमेगा एन होगा। चौथा केस बनता है हमारा, चौथा केस क्या बनता है, चौथा केस बनता है अगर जो हमारा जीटा ग्रेटर देन 1 है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है,
तो ये केस बनता है, इसमें एस की वैल्यू जो होगी, एस इक्वेशंस एस बराबर माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये है, हमने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि अगर जो जीटा 1 से छोटा है, ठीक, जीटा 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसे 0.8 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 0.64 होगा। 1 से जब ये इसको -1 करेंगे तो ये ऑलवेज माइनस का आएगा, इसीलिए हमने जे कॉमन लिया था, ठीक, यहाँ नहीं लिया, ठीक है। अब हमको पता है जो हमारा एस होता है, ठीक है, जो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उसको मैथमेटिकली उसके देखा था हमने ड्रॉ करके, तो अब उसमें क्या था कि हमारा जो एस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी उसका जो रूट निकला था -1/t निकला था, और जब उसको हमने जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट किया था, एस डोमेन एस प्लेन पे प्लॉट किया था, तो कुछ यहाँ पे आया था, सारे लेफ्ट साइड आए थे। अब हम यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको ये समझ में आ गया उसको रूट लोकस समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जे ओमेगा एक्सिस प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कलर इसमें नहीं है उससे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जे ओमेगा एक्सिस को हम क्या करते हैं ब्लैक से, ठीक है, जे ओमेगा एस प्लेन बनाते हैं यहाँ पे, ये सिग्मा है, ठीक है, ठीक है, सिग्मा है। अब देखते हैं, जब पहला केस था हमने क्या किया, उसको जैसे जीटा की वैल्यू 0 थी, ठीक है, जीटा की वैल्यू, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रही है इसमें, जीटा की वैल्यू 0 थी। जब जीटा 0 था तो एस की जो वैल्यूज थी प्लस माइनस जे ओमेगा था, मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था। तो हमने क्या किया, जे ओमेगा को प्लॉट किया, प्लस का जे ओमेगा यहाँ होगा, माइनस का जे ओमेगा यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मैथमेटिकली, ग्राफिकली और सर्किट, तीनों चीज़ों को एक साथ रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर जो हमारा जीटा 0 है तो जीटा का हमने देखा था, अभी जब हम सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे, तो जीटा हमारा कहाँ से आया था, जीटा बराबर था r/2 रूट एल और सी, ठीक है। तो जीटा 0 कब होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, आर एल सी कभी 0 हो नहीं सकते, सी तो 0 होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ये एल कभी 0 होगा नहीं, अगर जो एल 0 हो गया इट मीन्स क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर है ही नहीं। तो जीटा 0 होने का मतलब क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस का 0 होना का मतलब है कि सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है, ठीक है, सिस्टम में कोई भी किसी भी टाइप की डैम्पिंग नहीं है। डैम्प का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लगाया और ये लगाया, ठीक है, मास है, ये इंडक्टर है, एल के है और एम है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर हमारा कोई डैम्पर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर जो इसमें फोर्स देके हम छोड़ देंगे तो इसमें ऑसिलेशन कंटिन्यूस बने रहेंगे। सपोज दैट हम आरएलसी सर्किट का एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, अगर जो आर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एल होगा और सी होगा, ठीक है। तो एल और सी में कोई इनपुट देंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ऑसिलेटरी नेचर आएगा, ठीक है, वो डैम्पिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है, मतलब उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा। अभी और आगे देखते हैं, अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो जीटा 1 है तो एस के जो रूट्स आते हैं, अभी दूसरा वाला लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। एस के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, ठीक है, जो होंगी माइनस का ओमेगा एन दोनों जगह होगा, ठीक है, माइनस का ओमेगा एन दोनों जगह होगा, माइनस का ओमेगा एन यहाँ पर भी माइनस का ओमेगा एन रियल एक्सिस पे। ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर जो हमारा, ठीक है, अगर जो हमारा जीटा 0 से 1 के बीच में है, ठीक, जीटा 0 से 1 के बीच में है, तब क्या होगा, माइनस का जीटा ओमेगा एन, मतलब जीटा जो है 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है,
मतलब जीटा जीरो से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मतलब रियल पार्ट बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी रियल पार्ट क्या था, जीरो था, लेकिन जैसे जीटा जीटा बढ़ रहा है रियल पार्ट बढ़ रहा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे जीटा बढ़ेगा ये पार्ट हमारा कम होता जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये वाला पार्ट डिकेइंग है और ये वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ये सर्किल का इक्वेशंस फॉर्म करेगा, ठीक है। ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा जे ओमेगा माइनस का जे ओमेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब हमारा क्या था, यहाँ पर जीटा क्या था, हमारा यहाँ पर जीटा क्या था, जीरो था। यहाँ पर जीटा क्या है, वन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, जीटा हमारा जीरो से वन के बीच में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारा जीटा इंक्रीज हो रहा था। मतलब जैसे जैसे हम जीटा को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा ग्राफ कुछ, मतलब जो हमारे रूट्स हैं ये सब जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रूट प्लॉट हुए हैं। बहुत सारे रूट होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से कुछ उनकी लोकेशंस हैं कि ये लोकेशंस पे हमारा जो रूट्स होगा वो आएगा। अभी हम और आगे देखते हैं, एक कंडीशन हमारी छूट गई, जो जीटा वन से बड़ा हो जाएगा। ये जीटा वन से बड़ा है तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी ये फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये वन से बड़ा है और वन का स्क्वायर ऑलवेज वन से बड़ा होता है। फिर उसका रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी नहीं आएगा, जे ओमेगा नहीं आएगा। जब रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। और इसकी वैल्यू जैसे वन है, ठीक है, तो एक बार इसमें माइनस होगी, ठीक है, और एक बार इसमें प्लस होगी इस फैक्टर में। तो मतलब ये जैसे एक बार ये प्लस होगी तो कुछ इस तरीके से जाएंगे हमारे रूट्स, ठीक है, ठीक है। जब जीटा हमारा प्लस हो रहा है तो इस तरीके से रूट्स जाएंगे। अब हम इनकी डेफिनेशंस, अब जैसे हमने इनको देखा इसको देखा, अब हमारा इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं तो इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और कैसे हमारा ये ग्राफ बना, कैसे इसको ना देखते हुए हम सिर्फ इसको देख के अपने सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जब हमारा जीटा जीरो था इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड, इस सिस्टम को बोलते हैं अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड। जब हमारा सिस्टम अनडैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड का मतलब उसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग टेक्निक्स नहीं यूज की गई, मतलब उसमें आर नहीं है। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, तो हमारा इस तरीके से कुछ सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। तो हमारा जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा तो वो प्योरली ऑसिलेटिंग इन नेचर होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, केवल और केवल ऑसिलेशंस होंगे हमारे, ठीक है, केवल और केवल ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशंस के अलावा वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सिस्टम में कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, जैसे ही रेजिस्टर्स लेके आए हम सर्किट में, तो हमारा क्या होगा सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में क्या हो रहा है, अब हमारा सिस्टम में फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और रियल पार्ट इंक्रीज हो रहा है। यही रियल पार्ट जो है ये इसके डिक्रीज का कारण बन रहा है, मतलब ये इसको किल कर रहा है। जो फ्रीक्वेंसी है उसको, जो रियल पार्ट है सिग्मा है, वो जे ओमेगा को किल कर रहा है, ठीक है। तो ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब ये रियल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा डी जो है वो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है और सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अंडर डैम्प्ड होगा। मतलब अगर जो जीटा की वैल्यू 0 to 1 है तो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है, अंडर डैम्प्ड है, मतलब सिस्टम में हमारी डैम्पिंग प्रेजेंट है। सिस्टम में डैम्पिंग का मतलब क्या है कि सिस्टम पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, कुछ सिस्टम को डैम्प्स कर रहे हैं, मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑसिलेशंस है, मतलब फ्रीक्वेंसी इन सेंस जो ऑसिलेशंस थे सिस्टम में, मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या था, जैसे अगर जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता आर और यहाँ पे मास होता, ठीक है, अगर जो इसको इनपुट देके करते तो ये एकदम, जैसे हमने क्या किया, वन इनपुट देके खींच लिया, तो ये एक साथ ना सेट होके ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, करेगा 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 फिर सेटल हो जाएगा। और अगर जो इसमें डैम्पिंग ना होती तो ये ऑसिलेट करता ही रहता, करता ही रहता, करता ही रहता, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको ऑसिलेट
को रोकने के लिए हमने क्या किया, कुछ डैम्पिंग अप्लाई की। डैम्पिंग जब 0 to 1 होगी सिस्टम अंडर डैम्प होगा। जब 0 to 1 के बाद में जब 1 ही हो जाएगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड हो जाएगा। क्रिटिकल डैम्प्ड का मतलब है यहां पर कोई भी नो ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। यहां पे हमारे क्या होंगे, कोई ऑसिलेशंस नहीं होगा, नो ऑसिलेट, हमारे किसी भी टाइप के कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे यहाँ पे। मतलब जब जीटा 1 होगा मतलब हमने क्या किया, यहाँ देखो कोई भी जे ओमेगा का पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मीन्स क्या है, हमारा सिस्टम पूरी तरीके से डैम्प्ड हो गया, उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगर जो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ाने से हमारा क्या होगा, सिस्टम हमारा ओवर डैम्प हो गया, ठीक है। सिस्टम हमारा क्या होगा, ओवर डैम्प्ड हो गया, ठीक है। तो सिस्टम हमारा ओवर डैम्प्ड हो गया, ठीक है, यहां तक समझे। तो जब हमने क्या किया, मतलब ये जो हमारे पोल थे अब ये उठ ही नहीं पा रहे हैं जब तक हमारे रूट्स में ये, जब तक इस लाइन पे होंगे किसी भी टाइप का कोई ऑसिलेशंस नहीं होगा। अब इस ग्राफ की हम स्टडी करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाली, सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट निकाले, ये क्या थे, हमारे रूट थे। और उन रूट को जब जीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने देखा, तो हमने देखा जो हमने जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट किया उसको, जे ओमेगा सिग्मा जे ओमेगा ग्राफ पे प्लॉट किया, तो देखा कि जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। जे ओमेगा से चलना शुरू किया, इधर की साइड अगर जो कोई भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट, अगर जो हम दो चीज़ें बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट, या फिर हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन का है वो पोल, जीरो नहीं, ऊपर वाले जब जीरो होते हैं नीचे वाले पोल होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले पोल जो हैं हमारे कोई भी लेफ्ट साइड होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये तीन बातें क्लियर हुई। सिस्टम हमारा अगर जो सिर्फ और सिर्फ जे ओमेगा एक्सिस पे है तो मार्जिनल स्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल मतलब साइनोसॉइडल या फिर कंटिन्यूअस कोई आउटपुट आ रहा है तो वो मार्जिनल स्टेबल होगा। अनस्टेबल मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो उसका आउटपुट क्या है, जैसे मार्जिनल क्या होगा, इस तरीके का कोई इनपुट आ रहा है तो मार्जिनल है, ठीक है। ऐसा जा रहा है तो स्टेबल है, ऐसा जा रहा है तो अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो अगर जो हमारा इस एक्सिस पे आ रहा है, जे ओमेगा एक्सिस पे है, तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। इधर कोई रूट लाई कर गया, मतलब जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसके नीचे वाले पार्ट के रूट, मतलब सी एच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के कोई भी रूट अगर जो राइट साइड लाई करते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। वो भी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी तो हमने देखा जब जे ओमेगा एक्सिस पे होगा तो प्योरली साइनोसॉइडल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसमें सिग्मा कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे भी हमने थोड़ा सा डैम्पिंग स्टार्ट किया हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होती जा रही है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे भी हमने सिग्मा जीटा की वैल्यू 1 कर दी, मतलब क्रिटिकल डैम्प कर दिया, यहाँ पे आके हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया। जैसे ही हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प हुआ हमने और जीटा की वैल्यू बढ़ाई, मतलब डैम्पिंग फैक्टर, जीटा क्या है, हमने डैम्पिंग फैक्टर है, ये डैम्पिंग फैक्टर है। जैसे हमने जीटा की वैल्यू और बढ़ाई 1 से तो हमारा सिस्टम क्या हुआ, एक रूट इधर की तरफ भागा, एक रूट इधर की तरफ भागा, तो हमारा क्या हुआ, सिस्टम ओवर डैम्प हो गया। तो अब हम सोचेंगे कि हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हम ये सिस्टम डिज़ाइन करें या फिर ये सिस्टम डिज़ाइन करें या फिर ये सिस्टम डिज़ाइन करें या ये डिज़ाइन करें। देखो क्रिटिकली डैम्पिंग करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि एग्जैक्ट जीटा की वैल्यू 1 फिट करना मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, आरएलसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, और कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो हम जीटा कोशिश करते हैं स्लाइटली लेस देन 1 रखते हैं। ग्रेटर क्यों नहीं रखते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा ग्रेटर रख दो सिस्टम बेस्ट रहेगा, वो कभी भी अनस्टेबिलिटी वो ऑसिलेशन होंगी ही नहीं, बिल्कुल एकदम दबा के रखो सिस्टम को। जीटा क्या है, सिस्टम को दबा के रखता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को किल करता है, एकदम से फ्रिक्वेंसी ही नहीं होगी। सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बन गया था, ठीक है। यहाँ पे आके सेकंड ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों, इतना हमने आर अप्लाई कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कुछ है
जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। ठीक है, हम कुछ चीज़ें और आगे देखते हैं इसी में। अब हम सिर्फ ग्राफ पे फोकस करते हैं। हमने 2-3 चीज़ें देखी कि सिस्टम अगर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट इधर लाई करेंगे तो अनस्टेबल होगा, इस पे लाई करेंगे तो मार्जिनल होगा, इधर साइड लाई करेंगे तो स्टेबल होगा। अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे टाइम फैक्टर देखते हैं कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होगा। टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा यहाँ से, ठीक है, टाइम कांस्टेंट जो हमारा होगा, टाइम कांस्टेंट बराबर, अगर जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट थी ये होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा, अगर जो इसको अल्फा माने और इसको माने ओमेगा डी, ठीक है, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं अल्फा, ठीक है, इसको मानते हैं ओमेगा डी, ठीक है। तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट बराबर 1/अल्फा होता है, ठीक है। मतलब ओरिजिन से जब हमारे रियल पोल की वैल्यू जितनी दूर होगी, ठीक है, उतना ही हमारा टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि अगर जो यहाँ पे जो अंडर डैम सिस्टम था, अंडर डैम पे हमारा टी बराबर कितना होगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो था वो 0 था, हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी होगा। मतलब उसमें ऑसिलेशन इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए ऑसिलेशन चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हमारा इसमें था अंडर डैम सिस्टम था, तब हम टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/- माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा माइनस जीटा ओमेगा। तो जीटा जैसे जैसे जीटा बढ़ रहा है, मतलब अल्फा बढ़ रहा है, तो टाइम कांस्टेंट कम होता जाएगा। मतलब जैसे हम यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, हमारा सिस्टम बेस्ट होता जा रहा है, मतलब हमारा इधर से इधर आने में टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब जीटा हमारा बढ़ने के साथ साथ टाइम कांस्टेंट हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारा टाइम कांस्टेंट इस पॉइंट पे मिनिमम होता है, टी मिनिमम होगा, ठीक है। ये टी क्या होगा, मिनिमम होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे टी हमारा क्या था, इन्फिनिटी था, और यहाँ पे टी क्या होगा, कम होगा। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमने जीटा को बढ़ाया, एक रूट इधर जा रहा था, एक रूट इधर जा रहा था, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ओरिजिन से ये दूर है 1/, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर जो कम हो रही है इट मीन्स टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो जैसे इसीलिए हम ओवर डैम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, सिस्टम हमारा स्लो होता जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है टी बराबर जो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक फैक्टर होगा, जो इधर वाला फैक्टर दूर जा रहा है, मतलब जब हमारा रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का ओरिजिन की तरफ आएगा तब हमारा टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, ओरिजिन से दूर जाना हमारा टाइम कांस्टेंट कम होगा। मतलब हमें सिस्टम को रियल एक्सिस की तरफ लाना है और ओरिजिन से दूर ले जाना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इस एक्सिस की तरफ आना है और इससे दूर जाना है, ठीक है। अगर जो इसके पास आ रहे हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा सा खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो इस एक्सिस पर जैसे जैसे हम जीटा को नीचे लाएंगे, जीटा जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ओमेगा डू, जीटा बढ़ रहा है, ओमेगा डी क्या होगा, कम होता जाएगा। ओमेगा डी का मतलब है जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा डी बराबर क्या होगी, ओमेगा डी बराबर होती है ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो जीटा को हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी 1 के अंदर है तो ओमेगा डी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब हमारे जो ऑसिलेशंस हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसीज कम होती चली जाएगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे हमारा रूट यहाँ है या यहाँ है, तो इसका जो एंगल होगा यहाँ से, ये होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो जो हमारा ये अल्फा होगा, अल्फा है सपोज दैट, तो हम निकालेंगे इसका, अगर जो निकालते हैं tan अल्फा निकालते हैं, यहाँ पे रूट था, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये हो जाती है, इसको 5 मान लेते हैं क्योंकि अल्फा ऑलरेडी मान चुके हैं। तो ये हो जाएगा, अल्फा हो जाती है, ये ओमेगा डी हो जाती है। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, ये है ओमेगा डी,
ये है ओमेगा डी और ये है अल्फा। तो tan फाई जो होगा हमारा, tan फाई बराबर, ठीक है, ओमेगा डी बटे अल्फा। ठीक है, तो tan फाई की जो वैल्यू हमारी हो जाती है वो होगी बराबर 1 माइनस रूट ऑफ जीटा बटे जीटा बराबर tan अल्फा, ये हो जाएगी। कल हम इसको बेहतरीन फिर से आगे देखेंगे, जो हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स थे उन रूट्स पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई चीज़ें, लेकिन यहीं से हमारा मेन सिस्टम का जो चीज़ें स्टार्ट हो रही, हमने देखा कि हम कैसे सिस्टम के ऑसिलेशंस को किल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे कंट्रोल स्टार्ट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हम ऐसा बना सकते हैं कि उसमें जीरो फ्रिक्वेंसी होगी, उसमें क्या होगा, कोई ऑसिलेशन होगा ही नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरीके से बिहेव करेगा। इतना हम उसको कस देंगे कि बिल्कुल फ्रिक्वेंसी नाम की कोई चीज़ उस सिस्टम में होगी नहीं, है तो वो RLC सर्किट लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, या फिर हम उसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू इतना कम कर देंगे, वो 100% ऑसिलेशन हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें सिस्टम को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। कल एक बार हम रिवाइज करेंगे, चीज़ें हमारी क्लियर होंगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।